नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमर त्रिपाठी। बुलेटिन में रुक करेंगे कुछ अहम खबरों की ओर। केदारनाथ विधानसभा सीट को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है, जिसको लेकर सभी पार्टियां ताबड़तोड़ रैलियां कर रही हैं। इसी के चलते चुनाव प्रचार अंतिम दौर में पहुंच चुका है। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चंद्रनगर, रुद्रप्रयाग में चुनावी जनसभा की। साथ ही जनसंबोधन के दौरान उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील की। मैं आज आप सबके बीच में केदारनाथ विधानसभा की भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी बहन आशा नोटियाल जी के लिए आप सबका समर्थन मांगने के लिए आया हूं। आप सबका आशीर्वाद मांगने के लिए आप सबके बीच में आया हूं। और आशा जी को आप सब लोग जानते हैं, इनके बारे में मुझे बहुत कहना नहीं है, क्योंकि मेरे से ज्यादा आप सब जानते हैं। आप सब लोगों ने इनको शुरुआती दिनों से देखा है। 3 दशक से भी अधिक समय से ये आप सबके बीच में समर्पित होकर इस विधानसभा को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है। और मैं आज सच बताऊं तो अपनी दीदी को बहुत भावुक होकर मैं भी सच में बहुत भावुक हो रहा हूं कि कैसी कैसी बातें यहां पर हो रही हैं। इनके मन में कभी कोई जुड़ाव नहीं रहा। जब शैला दीदी यहाँ की विधायक थी, उस समय भी ये जब भी मुझसे मिलती थी हमेशा यहाँ के विकास की बातें करती थी, यहाँ की जो जन समस्याएं हैं उनकी बातें करती थी। किसी की कोई मदद है उसकी मदद की बात करती थी। और हमेशा यही इनकी कोशिश रहती थी कि एक विधायक के साथ जुड़कर उनके सहयोग में क्षेत्र को आगे बढ़ाया जाए। अब शैला दीदी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन इस क्षेत्र के विकास को लेकर जो उनके सपने हैं, उन सपनों को पूरा करने का काम अब हमारी आशा दीदी करेगी। कैंपेन कैसा किस तरीके से देखते हैं सर, किस तरीके से केदारनाथ सीट पे 7 तारीख को वोटिंग होनी है सर? श्री केदारनाथ विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। आशा नोटियाल जी जो हमारी प्रत्याशी हैं, उनका एक लंबा अनुभव भी है। 3 दशक से ज्यादा समय से वो इस क्षेत्र की सेवा करती रही हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी की अगाध श्रद्धा और विश्वास का केंद्र हमारे बाबा केदार का धाम है। उस केदार धाम को नवनिर्माण और पुनर्निर्माण उन्हीं के नेतृत्व में हुआ है। अब भव्य केदार और दिव्य केदार बन रहा है। 2000 करोड़ से अधिक की योजनाएं वहां पर चल रही हैं और पूरे केदारनाथ विधानसभा का विकास भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। 750 करोड़ की योजनाएं तो अभी जो आपदा आई थी उसके बाद यहाँ स्वीकृत हुई हैं। यहाँ पर उनके शासनादेश निकले हैं। तो ये विकास का जो क्रम है, ये हमारी यहाँ की जनता उसको रुकने नहीं देगी। उस क्रम को बढ़ाएगी, उसकी गति को बढ़ाएगी और ऐतिहासिक विजय दिलाएगी। इसी बीच रुक करेंगे एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, अहम जानकारी सामने इस वक्त की। ये बड़ी खबर आपको बता दें, बद्रीनाथ से जुड़ी ये बड़ी खबर, अहम जानकारी सामने। 17 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होंगे। शीतकाल के लिए कपाट बंद होने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पंच पूजन की प्रक्रिया जारी है। लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। रात्रि 9:07 के शुभ मुहूर्त पर कपाट बंद होंगे। 18 नवंबर को योग बद्री प्रस्थान करेंगे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने बद्रीनाथ से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें। पांडुकेश्वर के लिए प्रस्थान करेंगे। 17 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने हैं। ऐसे में शीतकाल के लिए कपाट बंद करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पंच पूजन की प्रक्रिया जारी है। लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने इस साल बद्रीनाथ में दर्शन किए हैं। रात्रि 9 बजे के शुभ मुहूर्त पर कपाट बंद होंगे। वहीं 18 नवंबर को योग बद्री प्रस्थान करेंगे। पांडुकेश्वर के लिए योग बद्री प्रस्थान करेंगे। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी बद्रीनाथ से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शीतकाल के लिए कपाट बंद करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पंच पूजन की प्रक्रिया जारी है। वहीं लाखों की संख्या में इस साल श्रद्धालुओं ने बद्रीनाथ के दर्शन किए हैं। रात्रि 9 बजे के शुभ मुहूर्त पर कपाट बंद होंगे। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी बद्रीनाथ से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 17 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होंगे। शीतकाल के लिए कपाट बंद करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वहीं पंच पूजन की तैयारियां जारी हैं। लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने बद्रीनाथ में दर्शन किए हैं। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी सामने। 18 नवंबर को योग बद्री प्रस्थान करेंगे।
पांडुकेश्वर के लिए योग बद्री प्रस्थान करेंगे। वहीं 17 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने हैं। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। शीतकाल के लिए कपाट बंद करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वहीं पंच पूजन की प्रक्रिया जारी है। लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। वहीं रात्रि 9 बजे के शुभ मुहूर्त पर कपाट बंद होंगे। 18 नवंबर को योग बद्री प्रस्थान करेंगे। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विकास खरे हमारे साथ जुड़े हैं। विकास, आपसे जानना चाहेंगे, बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने हैं, क्या कुछ अपडेट सामने है? वहीं किस तरह की प्रक्रिया पंच पूजन को लेकर जारी है? बिल्कुल, देखिए मैंने बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया गया है कि 17 नवंबर को ब्रह्म मुहूर्त की सुबह 4 बजे मंदिर खुलेगा, जो रोज की तरह 4:30 बजे से अभिषेक पूजा होगा। और इसके बाद ही जिस तरह से जो कपाट जो बंद होंगे, तो कहने के 17 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। इससे पहले 16 नवंबर को वैदिक परंपरा के तहत पंच पूजा के चौथे दिन माँ लक्ष्मी की पूजा होगी। उन्हें कढ़ाई के प्रसाद को लोक लगाया जाएगा। फिर देवी लक्ष्मी से बद्रीनाथ मंदिर के गर्भगृह में विराजमान होने की प्रार्थना की जाएगी। तो इसको लेकर जिस तरह से तमाम जो तैयारी थी मंदिर प्रशासन की, फिर बद्रीनाथ, तो इसको लेकर पूरी तैयारियां पूरी हो चुकी है। और कल यानी कि सुबह 17 नवंबर को जब पूरी तरह से कपाट बंद हो जाए, जिसको लेकर प्रशासन और जो मंदिर प्रशासन वो भी पूरी तरह से 700 तैयारी कर चुका है। अमन, साथ ही विकास, यहां पर इस बार के पर्यटन सीजन को लेकर चर्चा करना चाहूंगा। बद्रीनाथ में इस बार किस तरह का पर्यटन देखा गया? क्या यहां पर सरकार ने जिस तरीके से सोचा था कि पर्यटन रहेगा, उसी हिसाब से पर्यटन देखा गया है, या आपकी बार सैलानी कम संख्या में आए क्योंकि बीच में पर्यटन सीजन प्रभावित भी हुआ था? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से अगर हम मौसम की बात करें, तो कहीं न कहीं मौसम की वजह से जो है पर्यटन प्रभावित हुआ था। और कहीं न कहीं जिस तरह से उत्तराखंड में या फिर बद्रीनाथ से हम बात करें, चारों धाम की हम बात करें, इससे जो है अन्य राज्यों से यहाँ पर जो है श्रद्धालु पहुंचते। तो जिस तरह से मौसम की हम बात करें, तो मौसम के यहाँ पर जो है श्रद्धालु बहुत कम यहाँ पर पहुंचा है। हालांकि जिस तरह सरकार अनुमान लगा रही थी कि श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचेंगे और कहने के 4 धाम यात्रा भी करेंगे, इसको लेकर जो है जानकारी में इस तरह से बताया था कि जो इस बार जिस तरह से यात्री यहाँ पर पहुंचने वाले थे, यानी कि पिछले साल के अकॉर्डिंग इस बार यात्री जो पहुंचे उसका आंकड़ा यहाँ पर बहुत कम दिखाई दिया है। तो उसको लेकर अब जिससे कपाट बंद होने वाले, तो कहीं न कहीं अभी भी जो है वहाँ पर काफी, अगर हम बात करें तो बद्रीनाथ चारों धाम की, बद्रीनाथ में फिलहाल काफी जमावड़ा वहाँ पर जो है जब कपाट बंद होते हैं उसको लेकर वहाँ पर लगा हुआ है। तो ऐसे में जो अमन लगातार जिस तरह से यात्री उत्तराखंड पहुंचते, तो कहने के मौसम खराब होने की वजह से भी इस सीजन में यात्री बहुत कम वहाँ पर पहुंच पाए। अमन, साथ ही विकास, यहां पर आपसे जानना चाहूंगा, पांडुकेश्वर के लिए योग बद्री प्रस्थान करेंगे। पांडुकेश्वर में क्या कुछ परंपरा है, किस तरह से योग बद्री का प्रस्थान होता है और क्या कुछ महत्व रहता है पांडुकेश्वर में योग बद्री के प्रस्थान का? बिल्कुल, देखिए अगर हम पांडुकेश्वर की हम बात करते हैं, जिस तरह से जो है एक जो परंपरागत हम अगर माने तो जो है प्रशासन के द्वारा यहाँ पर किया जाता है, जो मंदिर जो पूरी समिति होती है उनके द्वारा जो है पूरा प्रोग्राम यहाँ पर किया जाता है। लेकिन जिस तरह से प्रोग्राम की जो तैयारी थी अभी फिलहाल वहाँ पर पूरी हो चुकी है। और पांडुकेश्वर हम बात करते हैं, इस तरह यात्री जो है वहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं। तो ऐसा में बड़ा वहाँ पर जो आयोजन किया जाता है और भारी संख्या में जो पर्यटन है, जो भक्त है वो भी वहाँ पर पहुंचते हैं। तो ऐसा में जो है लगातार अगर हम बात करें तो पूरी तरह से एक पूरे जो है बद्रीनाथ को भी आप जब बात करते हो तो दुल्हन की तरह वहाँ पर सजा गया है। तमाम जो व्यवस्था जो वहाँ पर जो तैयारियां होती है वो भी वहाँ पर पूरी तरह से की गई है। तो ऐसा में जो कल जो है बद्रीनाथ के कपाट यहाँ पर बंद हो जाएंगे, लेकिन जो यात्री सीजन है इस साल का भी काफी कम यहाँ पर होता हुआ दिखाई दिया है, क्योंकि मौसम खराब होने की वजह से जिस तरह से जो यहाँ पर श्रद्धालुओं को पहुंचना चाहिए था, लेकिन श्रद्धालु यहाँ पर नहीं पहुंच पाए। खराब मौसम में कहीं न कहीं जो है यहाँ पर जो है जो यात्री हरिद्वार उत्तराखंड यहाँ पर पहुंचने वाले थे, तो कहीं न कहीं वहाँ पर खराब मौसम की वजह से भी इस सीजन में नहीं पहुंच पाया। पंच पूजन की प्रक्रिया जारी है, लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी तमाम जानकारी के लिए। रात्रि 9 बजे के शुभ मुहूर्त पर कपाट बंद होंगे। यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।
इंजीनियर साहब, ये जो भाजपा माहिती अस्पताल बना रही है वो कब तक पूरा होगा? जल्द ही पूरा होगा और इससे सारे गांव को फायदा होगा। आता चालणार नहीं, आता चालणार नहीं। ये आ गए चलणार नहीं वाले। अरे तुम तो महाराष्ट्र में कुछ भी नहीं चलने दोगे। भाजपा महायुति की वजह से होने वाली प्रगति देखी नहीं जाती। अब तुम्हारा नहीं चलेगा। इन लोगों ने ही लगाई है वाट। अब सिर्फ भाजपा महायुति का साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जनता टीवी। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। केदारनाथ विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर आगामी 20 नवंबर को वोटिंग होगी, जिसको लेकर बीजेपी कांग्रेस दोनों पार्टियां ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार में लगी हुई हैं। वहीं गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी उपचुनाव के लिए 2 दिनों से बीजेपी प्रत्याशी आशा नौटियाल के लिए प्रचार कर रहे हैं। गांव-गांव जाकर बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट की अपील कर रहे हैं। देखिए, मैं पिछले 3-4 दिन से केदारनाथ विधानसभा में प्रवास कर रहा हूँ और जो हमारा कार्यकर्ताओं से बात हुई है, जो आम आदमियों से जितना भी फीडबैक मिला है और जो मीडिया के साथियों से भी जो बातचीत हुई है, उसके बाद बहुत अच्छे तरीके से लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कंफर्टेबली बहुत ही आराम से जीतने जा रही है। हमारी जो प्रत्याशी है उसकी समाज में ज़्यादा प्रतिष्ठा है, लोगों से जुड़ाव भी ज़्यादा है और लोगों का उनके ऊपर विश्वास भी ज़्यादा है। और मैंने बहुत स्पष्ट रूप से देखा है कि केदारनाथ के लोग, जब भी हम उनसे बात कर रहे हैं हमारी विधानसभा के लोग, तो वो लोगों का कहना है कि हमने 10 साल पहले भी यात्रा देखी है। मोदी जी के कार्यकाल के बाद किस प्रकार से यात्रा कई गुना बढ़ गई है वह भी हमने देखा है। हम हर जगह जाके लोगों को यह भी विश्वास दिला रहे हैं कि आने वाले समय में हम यात्रा को और भव्य बनाने वाले हैं। आने वाले 2-3 वर्षों के अंदर यात्रा को दोगुने करने का हमारा लक्ष्य है। हमारा ये भी प्रयास है कि आने वाले समय में जो हमारे यहाँ भाई हैं जिनका जीविका उपार्जन यात्रा के साथ जुड़ा है, उसको और सरलीकरण कैसे किया जाए, कैसे जो हमारे लोग वहाँ पर कार्य करते हैं, चाहे हमारे टेंट वाले भाई हो, चाहे हमारे खच्चर वाले भाई हो, चाहे हमारे वहाँ चाय पानी वाले भाई हों, उन सबको किस प्रकार से 1 साल का भी लाइसेंस दिया जाता है। हमारी तैयारी कि उनको 3 या 5 साल का लाइसेंस दिया जाए, उनको तुरंत जाने की परमिशन दी जाती है। हम चाहते हैं कि वो 1 महीने पहले जाके अपनी तैयारी, 20 दिन पहले जाके अपनी तैयारी कर सके। इस प्रकार से सारी चीज़ों को मजबूती से करके आने वाले समय में यात्रा को और बड़ा बनाना है। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में सदस्यता अभियान के तहत उत्तरकाशी से राजवीर परमार समेत सैकड़ों लोगों ने बीजेपी का दामन थामा। इस दौरान बीजेपी के गंगोत्री से विधायक सुरेश चौहान भी मौजूद रहे। अपनी विधानसभा से सैकड़ों लोगों को सदस्य बनाने को लेकर उनका विशेष आभार भी व्यक्त किया गया, जिसको लेकर सुरेश चौहान ने कहा कि बीजेपी का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है और गंगोत्री विधानसभा से करीब 27,000 लोगों ने बीजेपी की अब तक सदस्यता ग्रहण की है। देखो, गंगोत्री विधानसभा में लगभग जो है 27,000 के लगभग जो है सदस्यता लोगों ने ग्रहण की और लगातार पार्टी का कुनबा दिन पर दिन बढ़ रहा है और पूरे प्रदेश में भी काफी अच्छी संख्या में जो है लोगों ने जो है पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। लगभग 18 लाख के लगभग जो है सदस्यता ग्रहण हो चुकी है और हमारी पूरी गंगोत्री विधानसभा में 70,000 के लगभग लोगों ने जो है सदस्यता ग्रहण की है। प्रधानमंत्री हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की जो देन है और जो भारतीय जनता पार्टी निरंतर आम व्यक्ति के लिए और जो हमारा एक नारा है कि अंतिम छोर का व्यक्ति आगे की लाइन पर खड़ा हो, उस दिशा में कि जो सबसे ज्यादा पिछड़ गया उसका विकास कैसे हो, चाहे आवास की बात हो, चाहे किसान सम्मान निधि की बात हो, चाहे आयुष्मान कार्ड की, बहुत सारी योजनाएं हैं जिससे लोगों का जो है मन जो है भारतीय जनता पार्टी की ओर लगातार जो हमारी जो है भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। और हल्द्वानी से बरेली फन सिटी गए मुखानी के केवीएम स्कूल के छात्रों के दल में एक छात्र की संदिग्ध मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने स्कूल पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। मामले में परिजनों की ओर से स्कूल प्रबंधन के खिलाफ पुलिस को लिखित तहरीर दी गई है, जिस पर पुलिस कार्रवाई करने की बात कह रही है। पूरी की पूरी लापरवाही स्कूल प्रशासन की है। सबसे पहले तो कॉल करके बताते हैं यहाँ घर पे कि आपकी बिटिया बेहोश हो गई है, हम इसको हॉस्पिटल में ले जा रहे हैं। उसके बाद तुरंत बाद फिर कॉल करते हैं कि आपकी बिटिया नहीं रही, तो इस तरीके से इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती है। उसके बाद मैंने उनको कॉल किया, मैंने यहाँ से नंबर लिया, घर से उनको कॉल किया, मैंने कहा बताइए क्या हुआ। उन्होंने बोला ऐसा ऐसा हुआ, हम इसको हॉस्पिटल में ले गए हैं,
मैंने कहा चेक किया डॉक्टर ने, बोला नहीं गाड़ी में ही चेक किया। मैंने कहा एडमिट किया, बोला नहीं किया। मैंने कहा आप इसको यहाँ रोकिए, मैं आ रहा हूँ। बोला नहीं, शी इज नो मोर। हम कल देखो भाई साहब, ये कल सुबह 6:30 बजे के आसपास मेरे घर के सामने का ये हादसा है, नैनी व्यू कॉलोनी भगवानपुर जयसिंह में। सुबह 6:30 बजे लड़की की मम्मी उसको छोड़ने जाती है। ये बच्ची मेरे टूर पर जा रही है बरेली, और उसको छोड़ के वो आती है ब्लॉक तक, उसको छोड़ के आई। वहाँ से इनकी शायद बस गई होंगी, इन बसों में बच्चे गए। सुनने में आ रहा है 170 बच्चे लगभग इस टूर में गए थे, जिसमें से इस बच्ची की अचानक इस टाइप की मौत होना ये बहुत संदिग्ध लगता है। मैं हम प्रशासन से सर, स्कूल की घोर लापरवाही की गई है, बच्ची की मौत पूरी तरह से संदिग्ध है, और हम प्रशासन से ये मांग करते हैं कि इसकी पूरी जांच की जाए और स्कूल के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि निकट भविष्य में इस तरह के आगे आने वाले जो ये कल घटना घटी है चिल्ड्रन डे पे, ये काफ़ी दर्दनीय घटना है। इसके जो बयान आ रहे हैं वो अलग अलग फेसों में आ रहे हैं, सभी के अलग अलग बयान है, सभी का एक कल स्कूल की घोर लापरवाही का हम लोगों के बीच से चले गई, उसकी मृत्यु हो गई। और बड़ा दुख का विषय है कि यूपी पुलिस को इसकी पूरी घटना की जानकारी, जैसे अभी हमें मीडिया के माध्यम से अन्य माध्यम से मालूम पड़ा, यूपी पुलिस को इसकी जानकारी होने के बावजूद एक निजी एम्बुलेंस में बिटिया चोरी छिपे घर में छोड़ने का इन लोगों ने एक षड्यंत्र रचा, जिसको मोहल्ले के लोगों ने विरोध करने पर पिताजी के आने पर बॉडी यहाँ खुद स्वयं परिजन लोग सुधार तोड़ी लाए, यहाँ उस बॉडी को डेड बताया गया। हमारा अभिभावक संघर्ष में सबसे पहले जो हमारी प्रक्रिया है ना, पोस्टमार्टम अभी चल रहा है, और इसके बाद तुरंत मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है, और उसके बाद जैसे भी जो चीज़ें आएंगी उसके हिसाब से फैक्ट फाइंडिंग के हिसाब से आगे बढ़ाया जाएगा विवेचना को। देखिए अभी तक तो यही है कि तहरीर दी है, उनकी तरफ से तहरीर आई है, तो उस पर कार्रवाई हो रही है। देखिए अब वो सारी चीज़ें विवेचना का पार्ट है। तो जैसे ऋषिकेश देश विदेश में अपनी एक अलग पहचान रखता है, इसलिए साल भर यहाँ पर्यटक आते रहते हैं। इसी के चलते पर्यटकों की सुविधा के लिए यहाँ के एक युवा ने ऐप बनाया है जो ऋषिकेश में पर्यटन और रोजगार को आसान करेगा, और एक ही प्लेटफॉर्म पर पर्यटकों को सभी सुविधा मिल जाएगी, साथ ही स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। एक ही ऐप से हमारा मेन एम ये है कि सिर्फ एक एम से एक ऐप से हो जाए, तो उस ऐप के थ्रू कर सकेंगे। उसके अलावा हमारा एक दूसरा ऐप है जो ड्राइवर्स के लिए, वो लेजिट हीरो के नाम से है, क्योंकि हम उन्हें ड्राइवर्स नहीं कहते, हम हीरो कहते हैं, जो आपके लिए रात भर जाग रहे हैं, आपको समय पे चीजें उपलब्ध करा रहे हैं, तो उनके लिए एक ऐप है लेजिट हीरो। तो उससे कोई भी व्यक्ति जो हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहता है, जिसके पास सारे तरीके के वैध दस्तावेज हैं, उसको सिर्फ ऐप डाउनलोड करना है, ऐप पे अपनी डिटेल्स भरनी है और वो हमारे प्लेटफॉर्म पे जुड़ जाएगा। धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष को जनप्रतिनिधियों के प्रोटोकॉल को लेकर एक पत्र लिखा। बता दें कि बीते 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर देहरादून पुलिस लाइन में कार्यक्रम के दौरान सीट पर बैठने को लेकर विधायक विनोद चमोली की अधिकारियों के साथ बहस हो गई थी। इसके बाद अब विधायक चमोली ने मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा है। विधायक चमोली ने कहा कि सरकार के जो कार्यक्रम होते हैं उनमें जनप्रतिनिधियों के प्रोटोकॉल को लेकर कई बार जनप्रतिनिधियों को अपमानित होना पड़ता है। मैं बहुत लंबे समय से राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा हूं और देखने में आता है कि समय समय पर जनप्रतिनिधि, चाहे वो सरकार की बैठकें हों, चाहे सरकार के कार्यक्रम हों, चाहे विभागीय बैठकें हों, इनमें जनप्रतिनिधियों को लेकर, उनके प्रोटोकॉल्स को लेकर तमाम दिक्कतें रहती हैं, और अक्सर इसमें जनप्रतिनिधियों को अपमानित भी होना पड़ता है, और इसके कारण शासन प्रशासन को भी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। तो मैंने ये मांग की कि इसकी एक नियमावली बन जाए, जो शिष्टाचार आदर्श आचार संहिता है उसकी एक नियमावली बन जाए, ताकि सभी विभागों को सभी स्तर पर, चाहे वो निचले स्तर पर प्रधान लेवल पे हो, चाहे ऊपर स्तर पर हो, एक बाकायदा एक प्रोटोकॉल का एक सिस्टम बन जाए और वो फॉलो किया जाए। रुड़की विकास प्राधिकरण की ओर से अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाया गया, जिसको लेकर एक साथ 3 जगह अलग अलग बनी अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई। वहीं इसको लेकर एचआरडीए के वीसी ने कहा कि जिले में किसी भी तरह का अवैध निर्माण किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बरेली के फन सिटी में हल्द्वानी के केवीएम स्कूल की एक छात्रा की मौत के बाद मृतका के पिता की तहरीर पर पुलिस ने 0 एफआईआर दर्ज कर प्राथमिक जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार प्राथमिक जांच के बाद मुकदमा बरेली ट्रांसफर किया जाएगा, जिसके बाद पूरे मामले की जांच बरेली में ही होगी। पुलिस ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चल सकेगा। बताया जा रहा है कि स्कूल प्रबंधन चिल्ड्रंस डे पर
250 बच्चों को बरेली में फन सिटी के टूर पर लाया था। जानकारी के मुताबिक फन सिटी में स्विमिंग पूल के पास अंजलि बेहोश होकर पानी में गिर गई थी। सर अभी कल जो एक दुर्घटना हुई है केवीएम स्कूल की छात्रा के साथ, उसमें क्या कुछ कार्रवाई चल रही है आपकी तरफ से, क्या कुछ कदम उठाए गए? देखिए, इसमें जो ये एपिसोड हुआ था इसमें पोस्टमार्टम कर दिया गया है और मुकदमा पंजीकृत किया गया, 0 FIR करी गई है। अब आगे की कार्रवाई चल रही है विवेचनात्मक। सर इसमें जो 0 FIR है क्योंकि घटना स्थल स्टेट से बाहर का है, तो इसमें किस तरीके से कार्रवाई की जाती है, कैसे कार्रवाई होती है? देखिए, इसमें BNS में प्रोविजन है 0 FIR का और इसके माध्यम से यहाँ से FIR जो है जो संबंधित जहाँ पे भी घटनास्थल होगा वहाँ को भेजी जाती है, फिर वहीं से IO अपॉइंट होते हैं और आगे की विवेचनात्मक कार्रवाई होती है इसमें। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। कहीं जाएगा नहीं। जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।